हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज और इसमें अपन एक पर्टिकुलर केस लेकर के चल रहे हैं व्हेन द मीडियम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम, है ना। तो जो लेंस का खुद का जो मीडियम है वो तो है ग्लास का, है ना, लेकिन उसके इस तरफ एयर है और इस तरफ भी एयर है, तो दोनों तरफ इसका जो मीडियम है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी। इसमें मैंने पूरा जो दोनों सरफेसेस की वजह से किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट और किस किस तरीके से इसका इमेज बन रही है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। और इसके अलावा मैंने जो है आपको दोनों पार्ट्स में इसको अलग अलग इसके दोनों सरफेसेस को अलग अलग करके और किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन सब के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, आज अपन इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि जब इस फर्स्ट सरफेस AP1B से रिफ्रैक्शन होगा तो फिर उसके लिए अपन क्या इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, और पहली सरफेस कौन सी है उसका नाम लिख देंगे AP1B। ठीक है, इससे रिफ्रैक्शन होगा तो अपन को एक फॉर्मूला जो है लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या है पहले उसको आप देख लो, फिर मैं उस फॉर्मूला को समझाती हूँ। NAD/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू ANG-1/R1। ठीक है, अब कैसे आया ये समझिए। यहाँ पर ये जो क्या नाम से ANG है, ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, एक्चुअली दिस इज रिफ्रैक्शन कांस्टेंट बट एयर टू ग्लास मीडियम, एयर टू ग्लास। यहाँ पे ये जो स्मॉल a है ये एयर को बता रहा है और ये जो g है वो किसको बता रहा है, ग्लास मीडियम को। ठीक है ना, तो हम किस तरीके से बताएंगे, एयर टू ग्लास मीडियम रिफ्रैक्शन कांस्टेंट, या फिर आप सिंपली एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, एयर टू ग्लास। अब देखिए एयर टू ग्लास किसकी बात की हमने, AP1B, ये जो छोटा ये वाला पहला सरफेस दिख रहा है इसकी वजह से, AP1B की वजह से ANG एयर टू ग्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रे आई है वो एयर से ग्लास पे इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट उसी हिसाब से रखा है। फिर अपॉन V' इसकी इमेज नीचे लिखेंगे, फिर माइनस, माइनस किस लिए आया, इस u की वजह से आया, u के साथ माइनस है, -1/U इज इक्वल्स टू ये खुद ANG-1/R1। R1 क्या है, इसकी कर्वेचर ऑफ रेडियस। समझ में आ गई, तो ये फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। बात समझ में आ गई, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए सिंपली निकल कर के आ गई AP1B पहली सरफेस के लिए। बात समझ में आ गई। अब जो है हमने क्या देखा था कि जो दूसरी वाली सरफेस है उसके लिए पहली सरफेस की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इसी इमेज को अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम दिया था, याद है कि नहीं आपको, क्या नाम दिया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ये वाली बात लिख देते हैं। फिर दूसरी वाली जो सरफेस है AP2B उसके लिए भी अपन फटाफट से ऐसे ही एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई, तो इसके लिए देखेंगे, पहले हम लिखेंगे सिंस the image I dash formed by surface first surface AP1B behaves as virtual object, है ना। ये वाली बात अपन कल पूरा मैं बता चुकी थी कि कैसे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फॉर सेकेंड सरफेस AP2B, यानी कि पहले के द्वारा जो इमेज बनी वो दूसरी सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फिर I पर। ठीक है, देयरफॉर फाइनल इमेज is formed at I पर बनती है फाइनल इमेज। तो इस इमेज के लिए और इस ऑब्जेक्ट के लिए, भाई यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, लेकिन अब इस सरफेस की जब अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, तो उसके लिए भी ऐसे ही एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर रिफ्रैक्शन
थ्रू सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस क्या नाम है, AP2B, है ना। इसके लिए क्या आएगा ज़रा देखें, N उल्टा GNA, क्योंकि अब की बार ग्लास से ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, या इमेज बनी हुई है जिसको अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो रे कैसे मूव कर रही है, ग्लास टू एयर, यहाँ पे कैसे जा रही थी, एयर टू ग्लास, यहाँ पे कैसे जा रही है, ग्लास टू एयर। इमेज यहाँ पे V' थी, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज कौन बन रही है, V, तो नीचे आएगा V माइनस 1/, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे देखें क्या बनेगा, 1/में V', ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर बस ANG की जगह पर आपको GNA लिख देना है -1, और इसकी कर्वेचर ऑफ रेडियस कितनी है, R2, तो यहाँ पे आपके लिख देंगे R2। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसी में अपन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशन आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में जो GNA है, अच्छा यहाँ पे लिख दें आप, G नीचे है और A भी नीचे है, ऐसे यहाँ पर भी है, N के नीचे इसके पैरों में A और G है, ठीक है ना। तो NGA का मतलब क्या है, दिस इज ग्लास टू एयर मीडियम रिफ्रैक्शन कांस्टेंट, रिफ्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है भाई। चलें, अब मैं क्या करूँगी, ये जो GNA है इसको अपन ANG में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, और फिर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ज़रा देखें किस तरीके से निकालेंगे। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक काम, मतलब एक ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस GNA इज इक्वल टू 1/ANG, यानी कि अगर अपन को GNA को ANG में कन्वर्ट करना है तो उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, समझ में आ गई। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में GNA है वहाँ पर क्या लिख देंगे, ANG लिख देंगे 1/, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 3 into 2, यहाँ रख रही हूँ मैं, ये जो हमारी इक्वेशन 2 है इधर मैं रख रही हूँ, एक तो इधर है आपके पास, इधर 1/, हो जाएगा और इधर भी 1/, हो जाएगा, ठीक है। रखें, देखें 1/N और इसके नीचे A और G, ठीक है, अपॉन V, देखो इसको 1/, में ANG लिखेंगे और V तो ऑलरेडी नीचे है, तो ये एक तरीके से V इसके साथ नीचे आ गया, माइनस 1/V' इज इक्वल्स टू, ऐसे ही इसको भी लिख देंगे अपन 1/, में करके लिख दूँ तो क्या लिखेंगे, 1/, में NAG -1, क्योंकि इसके साथ -1 है ना, तो इसको तो 1/, में ANG लिख दिया, और नीचे क्या बचेगा, R2। इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - एलसीएम ले लो, NAG, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा NAG.R2, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया बस मैंने, वो एलसीएम को फिर मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किससे, ANG से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ताकि ये वाली चीज़ ऊपर चली जाए, ANG वाली जो अभी डिनोमिनेटर में आ रही है ये न्यूमरेटर में चली जाए, मल्टीप्लाइंग बाय ANG ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो तो ज़रा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये, मल्टीप्लाई करोगे तो ANG से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/V बचेगा। इधर ये ANG इसमें ऊपर आ जाएगा क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर क्या होगा, ये इक्वेशन यही तो है, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 - N A और G नीचे डिवाइडेड बाय R2, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 1 को मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नाउ आपको स्टेप्स ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या हो रहा है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ। तो पहले मैं इसका LHS लिख रही हूँ, ये वाला, ठीक है। तो कितना आएगा, 1/NAG, अच्छा 1 थोड़ी है,
चलो इसको काट देते हैं। क्या आएगा, NAG/V डैश, ठीक है, -1/U। फिर मैं इसका LHS जोड़ रही हूँ, 1/V माइनस ये लो /V डैश, जोड़ दिया। इसका LHS इसके LHS के साथ जोड़ दिया, फिर इसका RHS इसके RHS के साथ जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, ये लो /R1 प्लस 1 माइनस NAG/R2, ठीक है। जोड़ने में कोई इशू नहीं है, आप आराम से जोड़ लोगे। अब देख रहे हो आप, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, तो आपके पास क्या बच रहा है, 1/V माइनस 1/U, -1/U प्लस 1/V मिल रहा है, उसको मैंने रिवर्स करके उल्टा करके लिख दिया। इधर देखो क्या क्या बच रहा है, इधर भी कुछ कट रहा है क्या। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ANG-1 है ये कॉमन आ रहा है माइनस के साथ। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, इस वाले में से ऊपर में से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ANG-1 बन जाएगा, और उस ANG-1 को मैं बाहर ले रही हूँ। अंदर क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस अपन ने बाहर ले लिया था, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है ANG-1, ये और ये बाहर ले लिया मैंने वो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, हम क्या लिखेंगे, इफ़ u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ या उसकी हाइट कितनी है, इन्फिनिटी है। इफ़ u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, u क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ है, ठीक है, और v क्या है, v क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अब ये तो आप 10th में पढ़ के आए हो ना, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ होता है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला भी था कि आप मिरर में किस किस तरीके से इमेज बनती है उसको आप एक बार बुक में से चेक कर लेना, और वही चीज़ है जो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। तो बुक में टेबल बनी हुई है, उसमें बता रखा है कि अगर इमेज क्या नाम से, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो फिर इमेज फोकस पे बनेगी, अगर कहीं और पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। यू किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, और वी किसके लिए है, फोकस के लिए। तो अगर इस इक्वेशन में u की जगह पर हम क्या रख दें, इन्फिनिटी, और f की जगह, v की जगह पर क्या रख दें, f रख दें, तो देखें ज़रा क्या आएगा। ये अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, तो इस चीज़ को मतलब अपन कंडीशन लगा के रख रहे हैं, या फिर यहाँ लिख देते हैं, पुट दिस इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 5, तो क्या मिलेगा आपको, 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी, u की जगह पर इन्फिनिटी रखना है ना, -1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो क्या बन गया, 1/f इज इक्वल्स टू ANG-1, है ना। n जो है, n तो अपनी जगह पर है, a और g उसके नीचे है, 1/R1 माइनस 1/R2। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है और सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको डायग्राम ठीक से समझना है और शुरुआत की 2 इक्वेशन, बाकी तो फिर मैथमेटिक्स है। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करो, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो आप देख रहे हो 5 और 6 दोनों ही इक्वेशन के RHS सेम है, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे, है ना। तो कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। दिस इज known as लेंस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेंस फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया तो आपको लेंस मेकर फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही पूछा जाता है पेपर में, मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके यही रहते हैं। बाकी लेंस मेकर भी पूछा है तो अगर आप इसको भी निकाला होगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक स्टेप ही तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इन जनरल, जैसे हमने यहाँ पे ANG लिखा हुआ है, तो अगर आप जनरली अगर देखें तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसमें सिंपली n भी लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपन ये दिखाएं कि a है और g है, AR2 क्लास मीडियम है, तो इन जनरल अपन इसको सिंपली n-1 भी
लिख देते हैं। समझ में आ गई? तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं? 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। समझ में आ गई? तो ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। अगर आप इसी फार्मूले को वाटर टू ग्लास मीडियम के लिए लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे W लिख सकते हो और वाटर टू ग्लास मीडियम लिख सकते हो। और आप बस ये ध्यान रख लेना कि WNG जो होता है ना, वो आपके NAG/NA इसके W के बराबर होता है। ये आप एज अ फार्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वाटर टू ग्लास मीडियम है तो एयर की जगह पर आप वाटर लिख दोगे, WNG लिखोगे, और WNG का एयर के साथ ये रिलेशन होता है, एयर टू ग्लास मीडियम और एयर टू वाटर मीडियम के साथ ये रिलेशन होता है। ठीक है ना? तो ये आपका इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना? तो आपको अगर डायग्राम समझ में आ रहा है, फिर मैंने डायग्राम में किस तरीके से इसकी हर एक सरफेस के लिए समझाया है वो समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ रही हैं, तो आपको फिर डेरिवेशन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन बहुत ही सिंपल पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स आएगी आपकी। समझ गए? तो फिर अगली क्लास में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। ओके, थैंक यू सो मच।